गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। This is the first time I am doing this as a breakfast show early in the morning. I hope you're having a nice breakfast or a cup of hot coffee. Settle in and let's go into China. In this peek into everyday China, I'm going to discuss कि किस तरीके से चाइना खुद एक बुलबुलिया में फंस गया है। It's in its own maze, and I don't see it coming out so early. Every time I, read about China, it's trying something and it's not working. Two main things where it's really stuck. One is property, and where it's going to get stuck, EVs. And we'll talk of it. But आज के दिन सबसे पहले जो शुरुआत है वो है पीएलए। पीएलए के साथ तो बड़ा मुश्किल है आजकल। एक हफ्ता पहले जी जिनपिंग जाके बोलता है एक मीटिंग में कि पॉलिटिकल लॉयल्टी होना चाहिए पीएलए में, राइट? और ये he said this in a revolutionary base of Mao. The party controls the gun. Well, the party did control the gun क्योंकि एक हफ्ते बाद दोनों पुराने डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू और वी फेंगी दोनों को निकाल दिया और पार्टी से भी अलग कर दिया, आउट कर दिया। बोलता है करप्शन, बट अंदरूनी हमें पता है चाइना में करप्शन का मतलब क्या हुआ है। इसका मतलब ये है कि आई डोंट नो वेदर Xi Jinping is confident about PLA. If he is not confident of PLA, फिर चाइना का पावर क्या है? क्या चाइना अपना लड़ाई लड़ सकता है? आप सोचिए, अगर एक साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर if 2 defense ministers of yours are sacked in India or anywhere, and those are your handpicked people and they're sacked, there must be something seriously wrong in the way things are happening. Right. So this is what's happened in the past 1 week, and we're going to see this. And then the economy. The third plenum is going to be held on 15th July. Third plenum क्या होता है? ये third plenum is all about economy. Plenum is एक 5 साल में इनका 10 plenum होता है। हर plenum में एक विषय लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा उनका आइडियाज और टिप्पणी इसमें देते हैं और रोड मैप बनाते हैं उसके बारे में, कभी डिफेंस के बारे में, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कभी इकोनॉमी के बारे में, कभी हेल्थ के बारे में। इस थर्ड प्लेनम नियुक्त है कि ये इकोनॉमी के बारे में, ये होने वाला है 15 जुलाई को। उससे पहले क्या उभर के आ रहा है, क्या कमेंट्री है, दैट इज इंपॉर्टेंट, and that's come out in these few articles which I picked up. He says China's economy is full of hope, but market reforms key to healthy sustainable foundation. And ये कहा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस में by one of their economists जो आजकल चाइना में नहीं है। बट मार्केट रिफॉर्म करेगा कौन? बात तो ये है कि करेगा कौन? जी जिनपिंग तो करने से नहीं रहा। एक और स्कॉलर कहता है चाइना's economic woes demand renewal of pro market reforms. मार्केट रिफॉर्म्स तो छोड़ो, आप यहाँ तो पूरा कम्युनिस्ट किसी और तरीके से और ले जा रहा है। ओके, फिर एक
China watcher बोलता है big bang approaches needed to revive the economy, right? So the hope is that, and everyone wants a big bang approach, pro market reforms, everything, but ये होगा क्या? मुश्किल. But let's, I'll analyze this because down the line, maybe 5, 6, 7 जुलाई को मैं ये थर्ड प्लेनम के बारे में अलग बात करूंगा, क्योंकि दिस थर्ड प्लेनम होना था अक्टूबर में, अभी तक हुआ नहीं, राइट? जुलाई में हो रहा है, 9 महीने के बाद. वो क्यों किया, कैसे किया, अभी क्या मुद्दे हैं, वो अभी सब निकल के आएगा, तब देखेंगे. ओके, फिर आप देखिए, चाइना आईज बोल्ड tech and economic goals for the next decade and sets plenum dates to work on details. कोई 15 जुलाई को है, इनका टारगेट बहुत बड़े हैं. ये टारगेट से अगर हम if you get dazzled by the टारगेट्स बड़े बड़े होंगे, सब बोलेंगे ओ चाइना का टारगेट यह है, तो वो हासिल होगा, हासिल भी होगा कागज के ऊपर, ये मेरा मानना है, राइट? अभी तक जो भी मैंने चाइना के बारे में बोला है वो सही निकला है, तो ये भी ऐसे ही होगा, राइट? पर देखेंगे आगे क्या होगा. ये एक आर्टिकल मैंने देखा, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ये क्या बोलता है, अंटिल चाइना चेंजेस इट्स ग्रोथ मॉडल डोंट एक्सपेक्ट एनी रिवेंज स्पेंडिंग. इसका मतलब क्या है? चाइना का पूरा होप ये है कि इट विल kickstart a consumption cycle. And that consumption cycle is just not starting, right? And he says unless China, changes its growth model, there'll be no revenge spending. यानी people have to spend as कि ठीक है अभी सब ठीक हो गया, इतने दिन हमने खर्च नहीं किया, तो we'll go और रिवेंज के साथ हम स्पेंड करेंगे, वो हो नहीं रहा. ओके, और आर्टिकल में ये भी बोलता है, वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट ही इज रिटन, दैट्स व्हाई आई रिप्रोड्यूस्ड इट. ओके, व्हाट डज ही से? ही सेज, लेट मी पुट इट अगेन. या, in 2021 when China further relaxed family planning controls by allowing couples to have up to 3 children, the major policy shift was expected to trigger a revenge baby boom. It didn't happen. So that's 3 years back. अभी भी इनका आबादी घट रहा है. आगे बात एक स्लाइड दिखाऊंगा. In late 2022, when Beijing suddenly lifted zero COVID controls, the authorities banked on post-lockdown revenge spending to drive economic growth. Last year, the government unleashed a series of extra rescue measures to starve off an acute property crisis, raising expectations of revenge in home purchases. All these expectations have fallen flat. As one viral joke on China's social media goes, officials thought we would seek revenge, but underestimated our compassion. We have already let our grudges go. हमें कोई खेद नहीं है, चाइना कुछ भी बोले, हमें रिवेंज लेने का कोई ये नहीं है, हम खुश हैं जहां है, ये उनके लोग बोल रहे हैं. सो रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, कंजम्पशन नहीं हो रहा, राइट? जितने भी प्लान है, ये आर्टिकल में बात यह है कि इनका आबादी घटने का सिलसिला वापस नहीं हुआ, ना होगा. कंजम्पशन शुरू नहीं हो रहा है, मार्केट रिफॉर्म नहीं जा रहा है, तो जाएगा कहां चाइना? बस उसी भूल-भुलैया में घूमते रहेगा. It will be stuck in that maze, never to come out of it. That's my view. Okay. Now let's see what else, which is on the cards, which I saw in the past 1 week, 10 days. Of course, there's no doubt China needs consumption surge for full-blown economic recovery. This one of the researchers says. I agree. And then let's talk of the property sector. China government rushes to shore up struggling property sector with new policies. They have come out with a whole lot of policies
to reverse the slump in the property sector. Quite a few, but nothing is happening. In fact, they've given stimulus. If you see this graph in detail, they have said lesser mortgage rates, easier mortgage rates, right? In all cities, big cities, they have eased the mortgage rates. फिर भी कुछ फर्क नहीं हो रहा. Okay. China's rescue bomb fails to soothe housing pain as inventory overhang poor sales rankle. कोई बिक नहीं रहा, कोई खरीदने के लिए राजी नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास. आप इमारत बनाते गए, घर बनाते गए, रहेगा कौन उसमें? आबादी नहीं है, आमदनी नहीं है लोगों के पास, राइट? और आपके पास घर बहुत हैं तो जाएगा कहाँ? ये तो इट इज अ स्टैग्नेंट system. There is, one thing which I must tell you all. Today, if you look at China, the way I look at it, there are two Chinas. One is the China outside, which projects itself as a global power. There's a China inside, which is in a maze. It's going all round with no out. Property is stuck. That's why I've shown you already 2 slides. Right. Now again, this is also on property. Property recovery elusive despite relief, says Standard and Poor, Fitch, and others see bright spots. Others see bright spots का मतलब कौन है? इनके local agent. Internationally, there's nothing. Even major firms within China are very clear nothing much is going to happen. Okay. China property sees home owners scramble to pay off mortgages at record pace. So they want to divest. भाई ये उदार नहीं होना चाहिए, घर मिलना चाहिए, सब कुछ. But nothing is moving. You see, it's only poor things which are happening in China, where the property sector is stuck. There's no recovery. Or they have already started a scheme of trade-in. ओके कि भाई आप अपना पुराना घर दे दो, नया घर ले लो, पैसा इन्वेस्ट करो नए घर में, लेने के लिए कोई राजी नहीं है. वेरी क्लियर. चाइना ट्रेड इन फॉर होम स्कीम misses mark as middle class prefers to save, not spend. Period. Okay. There is same thing. China property fall overshadows spending rebound in May, challenges Beijing's economic target. So you look at the whole thing. किसी नजरिया से देखिए, property sector no go. These articles पिछले 2 हफ्ते के आर्टिकल्स हैं. हर दिन या अगला दिन या तीसरा दिन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ न कुछ न्यूज में आ जाता है. And the property sector is just not moving forward. If anything, it's going down. So if you look at it, it's been now 3 years since the property thing started turning. I mean, going down. धीरे धीरे down. 3 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले 3 साल में भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद देखी जाए. तो मेरे हिसाब से अगले 10 साल तक प्रॉपर्टी विल बिकम a millstone around China's neck. एक बार होगा सर के ऊपर, ये कहीं नहीं जाएगा. और जब तक ये प्रॉपर्टी सेक्टर में रिकवरी नहीं होगा, चाइना का इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएगा. और प्रॉपर्टी सेक्टर तभी निकल के आएगा बाहर जब लोगों के पास पैसा है खर्च करने के लिए. लोगों के पास तभी खर्च करने के लिए पैसा होगा जब ये प्रो मार्केट रिफॉर्म्स होंगे और चाइना का इकोनॉमिक मॉडल बदली होगा. वो तो हो नहीं रहा. सो दैट इज द रियलिटी ऑफ द मेज इन विच चाइना इज एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न. ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. ओके, there are a lot of news कि चाइना का EVs will flood the world and they'll undercut everyone.
और यूरोप में जाके बेचेंगे, यूएसए में जाके बेचेंगे और ऑटोमोबाइल मार्केट को रद्द कर देंगे। तो उसके लिए सबको पता है कि चाइना में सब्सिडी होता है, स्टेट सब्सिडी होता है। उससे ऑटोमेकर्स और जो भी इनका बिजनेसमैन है, they can go and sell it almost at a loss and still make money because state subsidy is there for exports. Now EU launched a probe कि ये इनका सब्सिडी कैसा होता है। ये this is a very interesting article which has come out. You know, they have subsidized the entire chain. It is not that the automaker is subsidized. Automaker is subsidized, engine maker is subsidized, the guy who is making tires is subsidized, जो उसके अंदर सीट बना रहा है वो भी सब्सिडी में है। The whole system is under subsidy. ये the whole supply chain is subsidized. That's what EU has come out with. So if this is the whole story, why will anyone let go of the tariffs? आप देखिए, अगर आपके घर में आके, आपके इलाके में आके कोई सामान बेचना चाहता है और सस्ते में बेचना चाहता है, इतना सस्ते में बेचना चाहता है कि उस इलाके के जितने कारोबार हैं वो ठप हो जाए, ये सारे कारोबार वाले मिल के वो यकीन करेंगे वो जो सस्ता बेचने वाला है उसको आउट कर लेंगे। ये तो नॉर्मल है और यही हो रहा है। ईयू ने सब्सिडाइज करने से मना कर दिया। They launched a probe and they found that everything in the supply chain is subsidized by China. Somehow China wants to capture the market, and once it captures the market, then it kills the local industry, and thereafter you don't have a choice to go anywhere. ये भी एक सलामी स्लाइसिंग है। उदाहरण के तौर पर एक जमाने में इंडिया के अंदर API was a huge system, active pharmaceutical ingredient for our drug industry. But जब चाइना आया था, I'm talking of 2000, 2005-6 तक, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट थे। जितने API थे हम उसके ड्रग्स बनाते थे एंड एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट अच्छा था। पर ये आए, they started selling API to India, to the drug manufacturers at a lesser rate. इंडिया गवर्नमेंट सोती रही उन दिनों में। धीरे 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 और ड्रग the pharma industry started buying API from China at a cheaper rate. As a result, हमारा खुद का इंडस्ट्री जितना API है वो टप हो गया। वो टप हो गया तो फिर उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया धीरे धीरे। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम उनसे API लेते थे, ड्रग्स बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। सो जितना भी प्राइस राइज हुआ वो ड्रग्स में शामिल होकर बाहर जाता था, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ा। पर फर्क एक चीज में पड़ा, हमारा पूरा API का फैक्ट्री बंद हो गया। नाउ यू आर ट्राइंग टू रिवाइव इट एंड इट्स नॉट पॉसिबल। People say, why are we dependent on China for imports? A major part of our imports is API. The same thing will happen for EVs if people don't take care. And that is what has come out in this probe. It is so subsidized that it's become damn cheap and to buy. Okay, but the thing doesn't stop here. So what has EU done? It has slapped 38% tariffs on Chinese EVs. Right? So whatever the cost, 38%. Up to 38% depending on the thing. Okay. And then what? They had a deal with EU. China, China has gone to EU and said tariff protection hikes are all protectionism. And they want to talk to resolve the EV dispute. But EU has not yet said okay to anything. And people feel that EU is the weakest link in this whole story of tariffs against China.
अभी तक वो टाल रहे हैं, 1 साल हो गया है। अभी देखो आगे जाके क्या होगा। अमेरिका ने तो बंद कर दिया बिल्कुल, उन्होंने तो 100% लगा दिया टैरिफ्स। इंडिया में तो हमने बंद कर दिया। उसके बारे में मैं परसों के दिन श्री अय्यर जी के साथ बात करूंगा, इंडिया वर्सेस चाइना, उसमें बात जिक्र आएगा ये बात। इंडिया इज नॉट अलाउड BYD and all to expand into our country. China cannot expand, cannot put up a factory. In fact, we are getting them to close. So Chinese EVs will not enter India in an easy way. I'll talk of USA, what I've learned in USA in the past 15 days about EVs. Okay, and why they won't succeed. People in USA feel that the Chinese EVs won't succeed in USA. Now with tariffs, they will. Okay, it's not only them. Turkey has also imposed 40% tariff on all China vehicles. So other countries are also imposing tariff. सारे देश जो ये सस्ते चीप चाइना माल बेचने चल पड़ा है ईवीज में, क्योंकि हम ईवी के टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया वगैरह वगैरह। अब एवरीवन इज पुटिंग टैरिफ, सब रोक रहे हैं कि हमें आपका ईवीज नहीं चाहिए। ओके, यूरोप में ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपना बंद कर दिया ऑलरेडी। ओके, दिस हैज कम आउट इन निकी एशिया, ये निकी एशिया का आर्टिकल है। तो एक फैक्ट्री तो बंद हो गया यूरोप में, धीरे धीरे बाकी भी होगा। तो ईवी, लाइक आई सेड, चाइना इज बेटिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड ईवीज, और वो फेल हो रहा है। ओके, ये देखिए, China EV makers in price war in overseas market will sow doubts about quality. This is very interesting. ये तो सस्ते में बेच रहे हैं। चाइना के जितने EV producers हैं, they are going all over the world and cutting each other's prices to sell it cheap. So it's become so cheap that people are saying, यार ये इतना सस्ता है तो इसका क्वालिटी खराब होगा। वैसे भी क्वालिटी खराब है, राइट? सो अगर इतना खराब है तो खरीदेगा कौन? कोई सस्ता माल खरीदेगा क्या? कौन? So there's a huge thing. Everyone thinks that China is the leader in EVs. It might be the leader in EVs, but their EVs are not going to get sold. So what's going to happen? It's overcapacity. Okay, now let me give you my personal interaction with people in USA about EVs. When I ask people, they say, look, you have to understand, USA is a place of distances. लोग एक जगह रहते हैं, रोज 40-50 किलोमीटर जाते हैं, कभी कभी 100 किलोमीटर तक जाते हैं for their work and come back. It's a place of distances, right? And people drive long distance for fun, for pleasure, everything. 300-400 kilometers is nothing. The problem with the Chinese EVs is it doesn't have a range of more than 250-300 kilometers. Tesla has. That's why Tesla is, okay here. But not all these Chinese EVs. So it will not get sold. People don't want. It doesn't have the range to go. अगर एक नॉर्मल कार है उसमें तेल भरो और चलते बनो, इसके लिए आपको चार्जिंग करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो रिचार्ज स्टेशन चाहिए पूरे देश भर में, वो है ही नहीं। कोई उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा के सेटअप करने के लिए कोई राजी नहीं है। आप ईवी ले लो, पर चार्ज कहाँ करोगे? 100 किलोमीटर दूर, आपके घर से दूर कौन चार्ज करेगा? कोई लगाने के लिए राजी नहीं है। अगर चार्ज लगा भी देगा चार्जिंग स्टेशन, आपको वेट करना पड़ेगा। तेल भरना तो 2 मिनट के काम है, टैंक फुल करो और चलते बोलो। पर इसमें ऐसे नहीं होता। इवन जंप चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, कुछ भी बोलो,
थोड़ा रोकना पड़ेगा. So the charging infrastructure and the maintenance infrastructure is not there. और Chinese EVs don't have range. फिर लोग यहाँ बोलते हैं कि यहाँ भी यूएसए के अंदर भी कुछ incentives हैं for EVs manufacturers and all. And there are people who are prepared to make EVs like what China does. Here the thing is, how do I get long range out of an EV? So if the Chinese car manufacturers with those 200, 300 kilometers का range आ भी जाते हैं, there'll be people within USA who will come up with equivalents. So why should people buy outside? Very logical. So even if Chinese EVs come into the market, they'll not sell here. And now with 100%, it will never come. Another interesting thing. I've been going around here. What do I see? I've been here now about 10 days, gone all over. I have not seen a single Chinese vehicle, EV or otherwise. I see Japanese vehicles. I see Korean vehicles, Hyundai देखता हूँ. I see European vehicles, BM, Audi, and all those. I see Italian vehicles, Porsche, and Lamborghini, and all that. And of course, US vehicles, Tesla, वगैरह. But I have not seen a single Chinese vehicle on the road. Can you believe it? This market is not going to open up for the Chinese. That's a hard fact. And with the tariffs in place, out of question. If Mr. Trump comes back, finish. And this is the biggest market of EVs. If this China doesn't capture, forget it. People don't have money outside. In a place like India, EVs will succeed because we are price conscious. We don't travel that much. Our distances are less, so things are okay. But not for USA. I don't think it'll happen. This is my view, and I think I'll be right. Because I see the contours of this whole story. Okay. Now let's move to a few other issues. The Chinese firms in US, see more negative business climate amid significant downturn. This is as per a survey. So the Chinese firms are not welcome here. The sentiment in USA is against the Chinese firms. So if the Chinese firms go and set up their factories in Mexico and they think they can export in using through the NAFTA route, I think that's not going to happen. That's my view. Outside, people might think, but when you come here, talk to people on ground, and then you see the policies which have been put in place, very difficult. That's a far-fetched thing. Then you look at the next thing. The cousin brother to EVs is solar. Everyone says China is the leader in solar industry. I agree, they're the leader, but they're killing themselves. As per this report, again, the Chinese report, it is not my report, it is not by Hindu or Indian Express or Washington Times or New York Times. This is a report of South China Morning Post. Okay, China's solar industry has entered ice age, needs state support. Okay, and if you look at it in detail, it says it is experiencing a major shakeout as overall capacity has nearly tripled, while profit margin has declined by about 70%. Just think. See, most of these business people now you can make out in China what they did. They said tomorrow's thing is EVs, solar, let's invest in that. बाकी बिक्री नहीं हो रहा, इसमें इन्वेस्ट करेंगे. इसमें इन्वेस्ट तो कर दिया, पैसा बना भी लिया सामान. They might be good also, but no one wants it. So
एंड चाइना में कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी इनके पास पैसा नहीं है, लोगों के पास। खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं खरीदेंगे, बट जितना विल ईवी एंड सोलर इंडस्ट्री change China's economy? No. If these sunrise industries don't change China's economy, the property sector is down, then where is China's economy going? Down. And we'll see, and I'll analyze this. इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे अगला हफ्ता, बिफोर द थर्ड इकोनॉमिक प्लेनम, क्योंकि थर्ड इकोनॉमिक प्लेनम में बड़ा क्लियर संकेत हमें मिल जाएगा कि ये करने वाले क्या है। बट हमें वैसे भी हमें पता है शी जिनपिंग will not change his ideas. He is now so far down the road on communism कि he is not going to have a market reform. क्योंकि अगर मार्केट रिफॉर्म है तो कम्युनिस्ट एंड शी जिनपिंग को खतरा है। वो अपना डिफेंस मिनिस्टर को साफ कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर को साफ कर दिया, और उनका बैंकिंग सेक्टर इज इन अ बैड शेप है। इंसिडेंटली बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरा हालत है। सो यू थिंक विद ऑल दिस Xi Jinping will go and do market reforms? Okay, इसके जितने परचेस हुए आज तक बाकी किसी ने किया नहीं। Okay, and then you look at this, their marriages, आबादी। पिछले साल कुछ शादियां हुई, बट इस साल बैक टू नॉर्म, शादी नहीं हो रही। पॉपुलेशन एज हो रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है, शादियां नहीं हो रही है। ये सिलसिला भी जारी है। आपका पॉपुलेशन घट रहा है, पॉपुलेशन धीरे धीरे उनके पास कम पैसा है चीज खरीदने के लिए, तो खरीदेंगे नहीं। आप वो चीज नहीं खरीदेंगे तो आपका इकोनॉमी कैसे जाएगा, आपका अर्थव्यवस्था नहीं जाएगा ऊपर, तो हाउ विल चाइना बिकम अ ग्रेट पावर? Right? It's very simple. How can China afford its dreams in space or defense and all that? Also, don't forget the BRI is sick. BRI से कोई पैसा नहीं दे रहा। इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड। जिम्बाब्वे जैसे देश ने बोल दिया कि आपको हम पैसा वापस नहीं कर सकते, थोड़ा माफ कर दीजिए। चाइना नहीं कर रहा है, बट एक दिन माफ करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ने एक नया पैसा चाइना को नहीं देना है। चाइना से कर्ज आउट लेता रहेगा और कुछ नहीं देगा वापस। तो चाइना पैसा खर्च कर रहा है ये बीआरआई के ऊपर। अभी आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट चल रहा था 10 साल पहले, जो इकोनॉमी वाज इन अ बूम स्टेज, वो तो खत्म हो गया चाइना। आगे जाके आप देखेंगे, ये मेरा भविष्यवाणी है कि चाइना का पावर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। ओके ओके, पूरा देश उधारी पे चल रहा है। ये आर्टिकल बहुत stuck in some corner of South China Morning Post. When I read it, I felt, यार ये क्या है? Now, what does it say? Let me read the headlines out for you. It says, Chinese firms offer credit for orders, but payment delays remain an issue. कोई पैसा नहीं दे रहा. So, what's happening? Almost 80% of Chinese firms offered payment terms in 2023, up to 50% in 22, according to a report from Global Trade Credit Insurance Group, COFACE. So from 50% in 22, it has gone up to 80% in 23. 24 का देखेंगे आगे. Firms have continued to call for more efforts to elevate their cash flow pressure, with 60% reporting overdue payments last year, up from 57% in 22. What does this mean? It means, agar I'm making something in my factory, right? I want to sell it. The chap who's buying whatever he is to buy doesn't give me, he doesn't have cash to buy, so I give it on credit. He's selling it to someone else also on credit.
And when I make something in my factory, the raw materials I get from someone on credit. So the whole chain is on credit. Till now in China, this is what I learned from this article. This entire credit is being underwritten by banks. आप ये उधारी का चेन है और ये इनके चाइनीज बैंक जो हैं वो इनको अंडरराइट कर रहे हैं। एक दिन ये टपक जाएगा, एक दिन कुछ होगा, एक दो फैक्ट्री बंद हो जाएंगे और पूरा चेन खराब हो डाउन हो जाएगा। दिस इज द डेंजर एट विच चाइना सेज। पूरा देश उधारी पे। इट्स स्कैरी बट इट्स द ट्रूथ। हाउ विल दे कम आउट ऑफ इट, वी डोंट नो। That's why this third economic plenum is important. Okay. And then they're expanding travel curbs. So you can't go out from China. Businessmen are being stopped from going out from China. ये नहीं कि बाहर वाले इनको रोक रहे हैं, अंदरूनी तरीके से they're not sending people, allowing people to go. आप बाहर नहीं जा सकते आसानी से। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट ट्रेड, हाउ विल यू प्रॉस्पर? चाइना को क्या डर है? अगर एक बिजनेसमैन को बाहर भेज दें जाने के लिए, वो बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, वो पैसा भी लेके जाएगा किसी तरीके से। एक फर्स्ट क्लास हवाला सिस्टम चल रहा है चाइना में के अंदर आजकल, जहां लोग चाइना के अंदर वो लोकल पैसा दे देते हैं, फिर दुनिया में कहीं जाए उनको उतना पैसा मिल जाता है उस राशि में। एक है, अगर दुनिया में सबसे बड़ा हवाला सिस्टम कहाँ चल रहा है, वो चाइना के अंदर। जो चाइना में पैसा है वो इस तरीके से बिजनेसमैन बाहर जाता है, वापस नहीं जाता। तो इसीलिए एक ट्रैवल कर भी कर दिया इन्होंने। I mean, you have to understand what's happening in China when you say China is a great power. Okay. And और तो और, if you have a website, अगर चाइना को पसंद नहीं है, आपके अथॉरिटीज को पसंद है, वो मिटा देते हैं। आप सोचो, I mean, this is a thing of New York Times report. ये क्या बोलता है ये? I mean, that's very interesting. He says the number of Chinese website is shrinking and posts are being removed and censored, striking fears about what happens when history is erased. Look, आजकल के दुनिया में कोई हिस्ट्री लिख नहीं रहा। आपका हिस्ट्री आपके कंप्यूटर में जाएगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री होगा, आपका वेबसाइट में जो है वो आपका हिस्ट्री है। तो अगर आप वेबसाइट्स आप मिटा रहे हो बिकॉज दैट वेबसाइट कंटेन समथिंग, आपका हिस्ट्री खत्म हो रहा है। सो चाइना इज लूजिंग इट्स हिस्ट्री स्लोली। आई मीन, ये इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये इस तरीके के बुलबुलाए में फंसे पड़े हैं। very interesting things which you see which is happening in China. Okay, then civil servants complained about life in remote desert. Posting stirs debate about public services versus personal freedom. कोई रिमोट एरिया में जाने के राजी नहीं है। इनका भी एक आईएएस सिस्टम है। उनके ऑफिसर्स अपने अपने देश, अपने अपने मेनलैंड चाइना को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर ऑफिसर्स बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं तो वहां प्रोग्रेस कैसे होगा? ओके, राइट। हुआई का फाउंडर रेन ज़ेंगफे ये सिचुआन यूनिवर्सिटी में गया। ये गया क्यों? टैलेंट को ढूंढने के लिए। लोग इनको मिल नहीं रहे जो दिमाग वाले हैं तो काम कर सकते हैं। आप एक आजकल नैरेटिव सुनोगे, ये हर रोज ट्विटर में और हर जगह आता है कि चाइना के यूनिवर्सिटी से रिसर्च पेपर्स निकलते हैं। सबसे बड़ा ज्यादा रिसर्च पेपर्स चाइना के यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और सबसे बड़ा रिसर्च और कटिंग एज रिसर्च चाइना के अंदर हो रहा है। अगर चाइना के अंदर ऐसे रिसर्च हो रहा है, अगर उतना आविष्कार हो रहा है चाइना के अंदर, why is this fellow Huawei founder coming out, going to universities to search for talent? क्योंकि उनको मिल नहीं रहा। सो वहां भी एक नैरेटिव है।
नैरेटिव क्या है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, पर आप किसी ज्ञानी से पूछो, चाइना के अंदर बहुत रिसर्च पेपर आते हैं पर उसको कोई वैल्यू नहीं है। कोई बाई रोट लिखते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको पीएचडी लेना है, 10 रिसर्च पेपर करना है, 4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर जो भी है वो करके दे देता है, पीएचडी लेके चला जाता है। तो उसका क्या वैल्यू है किसी को नहीं पता, वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए तो ये स्थिति आ गया है इनका। इसीलिए चाइना इज इन इट्स ओन मेज। इन्होंने एक भूलभुलैया बनाया है, उस भूलभुलैया में फंसे हुए हैं, ये बाहर नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये बाहर से भी लोग आ नहीं रहे, वो बाहर से जाके चाइना में बस नहीं रहे। बिफोर द पैंडेमिक there are a lot of foreigners in a place like Shanghai or Beijing, and along with, they were working in China in foreign companies and Chinese companies. आजकल वो नहीं आ रहे, वो बंद हो गया। कुछ लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, राइट, एंड देन दिस इज द एस, China running short of lottery tickets as youth try their luck amid shaky economy. अभी लॉटरी खरीदने में आ गए ये। अब देखिए, एक जमाने में जब हमारा अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर था, मेरे को अभी भी याद है जब मैं बच्चा था, ये लॉटरी सिस्टम शुरू हुआ इंडिया में। तमिलनाडु में जहां मैं रहता हूँ, चेन्नई में, जब लॉटरी हुआ था तो पहले वो लॉटरी में एक बंदे को मिलता था, एक लॉटरी में 1 लाख, वो सबसे बड़ा प्राइज था। जिसका 1 लाख वो लॉटरी में निकलता था, उसका अखबार में छपता था, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह, और सबके इन पेपर्स इट यूज्ड टू कम, पीपल यूज्ड टू बाय लॉटरीज, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था कि पैसा बनाने के लिए। अभी भी देखो, आप सुनोगे सिक्किम लॉटरी बहुत बड़ा है, नेपाल लॉटरी बहुत बड़ा है। लॉटरी वो लोग चलाते हैं जिनके और कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है। चाइना का हालत ये है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। अब सोचो ये बात, लॉटरी कौन खरीदता है आज के दिन में? लॉटरी वही खरीदता है जिसका और कोई विकल्प नहीं है पैसा कमाने के लिए कुछ भी, राइट? So this is what the whole story of China is, the truth of China. And like I say, all this is from Chinese sources. It's not my source. I believe in facts, and the facts as the Chinese say. It's easy to look at their narrative and get diverted by it, but you have to look behind the whole story. In fact, like I said, day after I'm going to talk about India and China. Then we'll talk about why China is still attempting its Sinocentric world order. There's a reason behind it. I'll talk of the Sinocentric world order. And then we'll talk of the economic plenum in the next 10-15 days. Right? Thanks a lot. I see fairly good response for this morning show. I'll keep doing this because the next one is Sunday evening in USA and Monday morning in India. I'm going to do this with Shreya Ayerji on India versus China, G7 versus SCO. You'll see this. You'll find it interesting. I can assure you, you'll find it interesting because I'm going to explain what India has done to push China against the wall. It's India alone, no one else. Okay, I'll take on a